तो अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंटेरल फीडिंग क्या होती है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो फर्स्ट टाइप के इन्फेक्शन होने के चांसेस है ना, जिसमें मोस्टली कह लें कि ड्रग और न्यूट्रिएंट है उसका इनटेक से पहले ही इन्फेक्ट होने के चांसेस हैं, तो वो ज़्यादा कहाँ पे बनता है? या तो हम मेडिसन की जो उसके अंदर बिटरनेस है उसको मास्क करने के लिए उसमें कुछ फूड स्टफ ऐड करते हैं, या उसको फूड स्टफ में ऐड करते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेशन होने के चांसेस हैं। और सेकंड नंबर पे ज़्यादा जो बनता है वो इंटेरल फीडिंग की जरूरत कब पड़ती है कि जब नॉर्मल रूट ऑफ इंजेक्शन जो है वो डिस्टर्ब है, और डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। मोस्टली एनजी फीडिंग हम बोलते हैं, नेजोगैस्ट्रिक, जिसमें नेजल कैविटी के थ्रू जो है वो गैस्ट्रिक सिस्टम तक ट्यूब जो है वो कन्वे की जाती है, और फिर उसके थ्रू फूड स्टफ जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में इंडिविजुअल को, बेशक आप जो भी नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं या मील आप तैयार करते हैं उसको आप ग्राइंड करके उसको स्टोमिक तक कन्वे कर देते हैं, और जो काम बक्कल कैविटी ने करना होता है वो बेसिकली वो हम मैकेनिकल एक्शन से कर लेते हैं, मशीन्स के थ्रू कर लेते हैं, और फिर उसको अच्छा बाज दफ़ा इसमें कह लें कि ऐसे फार्मूलाज भी अवेलेबल हैं जो कि फार्मेसी से मिल जाते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वो कास्ट इफेक्टिव नहीं होते, तो फिर हमें जो हमारी नॉर्मल डाइटरी सिस्टम्स हैं उनको यूज़ करना होगा। एज अ जनरल रूल, इंटेरल फीडिंग फार्मूलाज एंड ड्रग्स रिगार्डलेस ऑफ देयर फॉर्मुलेशन शुड नॉट बी मिक्स्ड। तो पहले मेडिसन जो है उसको डिलीवर कर लें, फिर ट्यूब की जो है वो वॉशिंग कर लें, और उसके बाद फिर आप फूड जो है उसको डिलीवर करें, फिर वॉशिंग कर लें। तो इस तरीके से आप जो उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं बिफोर इनटेक उसको आप रोक सकते हैं। द ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ वारफ्रिन, टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोल, antibiotics and phenotin is decreased with the simultaneous enteral feeding। तो अब कुछ मेडिसिन के यहाँ पे नाम लिख दिए गए हैं कि ये स्पेशली इनके एब्जॉर्प्शन की जो है वो डिस्टर्ब होगी अगर हम इनको फूड के साथ ही डिलीवर करते हैं। इंट्रैक्शन ऑफ वारफ्रिन विद इंटेरल फीडिंग में रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड विटामिन के for those formulas that contain vitamin K, or from an interaction of warfarin with the protein in the formula। तो वारफेरिन जो है ना इसका दोनों के साथ इंटरेक्शन होने के चांसेस हैं। बेसिकली एज अ एंटी कोआगुलेंट इसको हम यूज कर रहे हैं, जबकि विटामिन के जो है इसका फंक्शन आपको पता है कि वो कोआगुलेशन को प्रमोट करता है। तो जब दो अपोजिट चीजें, एक कोआगुलेशन प्रमोट करने वाली है, दूसरी कोआगुलेशन को रोकने वाली है, उनका आपस में इंट्रैक्शन होगा, तो अल्टीमेटली जिस पर्पस के लिए वो मेडिसिन यूज की जा रही है वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा, और इसी तरह जिस पर्पस के लिए वो न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर जा रहा है वो भी अपना काम नहीं कर सकेगा। द क्लासिकल इंट्रैक्शन ऑफ इंटेरल फीडिंग फार्मूला एंड अ ड्रग इज ऑब्जर्व्ड विद फिनोटिन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिनोटिन सोडियम, जो कि उसका एक कह लें कि आगे सॉल्ट है बेसिकली। फिनोटिन एंटी कन्वलियंट के तौर पे यूज होती है, और स्पेशली एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं ना, या दौरे या सीजर्स का वर्ड हम यूज करते हैं, उसके अगेंस्ट इसको यूज किया जाता है। फिनोटिन, सोडियम with food are different physical properties of dilantin preparations have been thought to decrease the absorption, potentially leading to the loss of seizures control। तो अब ये मेडिसिन ऐसी होती है कि इसको स्लोली स्लोली जो है ना वो रिलीज होना चाहिए, ताकि वो ज्यादा अरसे तक वो जो दौरे पड़ते हैं या सीजर्स होती हैं उनको रोका जा सके। लेकिन अगर ये इंट्रैक्शन हम नहीं रोकने में कामयाब होते तो ऑटोमेटिकली फिर जो मेडिसिन है उसका पर्पस जो है वो फौत हो जाता है। तो डायलैंटेन जो है ये भी बेसिकली एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे यूज होती है एपिलेप्सी में। दोनों का काम ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। Although food slows absorption of phenotin, it does not appear to have an effect on the bioavailability of phenotin। यानी जो एब्जॉर्ब होगी फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट पहला मैकेनिज्म जो है ना वो स्लो होगा। दस फिनोटिन बाय माउथ में टेकन विदाउट
regard to meals. However, the situation is very different in the presence of enteral feeding formulas. The absorption of phenytoin is significantly decreased, resulting in 70 to 80% reduction in the steady state blood levels. तो क्योंकि absorption slow हो रही है तो ऑटोमेटिकली इतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं हो सकेगा जिस पर्पज के लिए हम इस मेडिसिन को यूज कर रहे हैं. दिस अपेरेंटली रिजल्ट्स फ्रॉम phenytoin calcium interaction and phenytoin protein complexes that are not absorbed through the GIT tract. तो दोनों के साथ, दोनों न्यूट्रिएंट्स के साथ इसका इंटरेक्ट होने का चांसेस, स्पेशली वो मील जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, या वो ड्रिंक कह लें या मील कह लें कि जिसमें दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें शामिल हैं जो कि कैल्शियम का एक बड़ा अच्छा सोर्स है, तो ऑटोमेटिकली इनके साथ इंट्रैक्शन हो के सीजर्स को जो कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकेगी. Phenytoin should be administered, doses should be administered at least 2 hours after a feeding, and the feeding tube should be flushed with 60 ml of water. After phenytoin administration, the feeding tube should be flushed with another 60 ml of water, and then enteral feeding starting no sooner than 2 hours after dosing. तो तरीका आपको उन्होंने समझा दिया है कि ट्यूब फीडिंग वाले इंडिविजुअल को 2 घंटे पहले जो है ना खाने से ये मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेटेड कर दी जाती है, और उसके बाद वॉशिंग जो है वो ज़रूरी है. वॉशिंग के बाद फिर कम से कम 2 घंटे बाद जो है वो इंडिविजुअल को फूड जो है वो डिलीवर की जा सकती है. बिकॉज phenytoin suspension is often administered in 3 to 4 dosage per day, intermittent enteral feeding are more desirable to deliver adequate nutrients. तो फिर उसी हिसाब से, यानी इसकी अगर 3 से 4 बार डोजेज देनी है तो खाना भी फिर 3 से 4 बार ही होगा, और हर बार वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद डिलीवर किया जाएगा. तो अब ये खाने को भी जो हम स्प्लिट कर रहे हैं ना मेडिसिन की तरह डिफरेंट डोजेज की शक्ल में, डिफरेंट इंटरवल्स की शक्ल में, तो इसको इंटरमिटेंट का वर्ड यूज करते हैं, इंटरमिटेंट इंटेरल फीडिंग. Serum phenytoin levels should be monitored and dose adjusted to achieve therapeutic concentration. If continuous enteral feeding is necessary, intravenous phenytoin should be used. अगर पेशेंट जो उसकी हालत ऐसी है कि उसको आपको इंट्रावेनस कंटिन्यूसली उसको इंटेरल फीडिंग करनी पड़ रही है, तो फिर सेम रूट को जो है वो प्रेफर नहीं किया जाएगा, बल्कि इंट्रावेनस जो है वो phenytoin की डोजेज डिलीवर की जाएंगी. Other factors affecting the drug nutrient interactions. Medications are formulated to dissolve at a predictable rate, assuring a desirable drug delivery. Drug delivery system की अगर हम बात करें तो इसमें मेडिसिन जो हैं वो डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन की जाती हैं. उनका एक ख़ास प्रेडिक्टेबल डिजॉल्वेशन रेट जो है वो डिफाइन किया जाता है. क्या ये मेडिसिन जो 24 आवर्स के लिए इफेक्टिव होगी, तो फिर उसको एक बार सजेस्ट किया जाता है कि पूरे दिन में एक बार डोज लें. अगर उसका असर जो है वो समझते हैं कि 5 से 6 घंटे बाद खत्म हो जाता है, तो फिर कहा जाता है कि आप सुबह शाम दोपहर इसको आप यूज करें. तो ऑलरेडी ये पता होता है कि भाई ये किस रेट से जो है वो बॉडी के अंदर डिजॉल्व होएगी और अपना इम्पैक्ट शो करेगी. एक्सटेंडेड रिलीज ड्रग्स, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि जिनकी रिलीज को एक्सटेंड कर दिया जाता है, are designed to delay absorption and produce a sustained drug delivery over time. Sustained हो, continuous हो और लंबे अरसे के लिए उसका असर जो रहना चाहिए खास, जिसको ओवर टाइम का नाम दिया गया. Most but not all extended release products contain abbreviations affixed to their brand names. मेडिसिन का अगर आप लेबल देखेंगे, उसका कंटेनर देखेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ एब्रीविएशंस मिलेंगे जो कि कुछ ना कुछ चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं रिगार्डिंग इट्स डिसॉल्वेशन. द एब्रीविएशंस कैन बी क्लू दैट क्रशिंग दीज प्रोडक्ट्स शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि क्रश करने से उनकी आप जल्दी जो है वो एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, जल्दी वो अपना असर कर लेंगे, और जो हम 24 आवर्स या 12 आवर्स के लिए उनसे काम लेना चाहते थे वो डिस्टर्ब होगा. ये एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी गई हैं. अगर किसी मेडिसिन की जो लेबल है उस पर CR लिखा हो तो इसका मतलब है कंट्रोल्ड रिलीज है. ये मेडिसिन
इस तरीके से डिलीवर की जा रही है कि इसका रिलीज जो है वो कंट्रोल में रहे। CRT मीन्स कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, टैबलेट की शक्ल में होगी लेकिन कंट्रोल्ड रिलीज होगी। LF स्टैंड्स फॉर लॉन्ग एक्टिंग, SA फॉर सस्टेन्ड एक्शन, SR फॉर सस्टेन्ड रिलीज, TD फॉर टाइम डिले। TR means time released, XL means extended release and XR means extended release। XL XR दोनों जो हैं वो extended release के लिए शो होते हैं। तो इसलिए मेडिसिन अगर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको बॉडी के अंदर डिलीवर करना चाहिए, रादर दैन कि हम उसको क्रश करके या किसी अपने तरीके से यूज करने की कोशिश करें। इन पर्सन्स हु कांट स्वालो और हु आर फेड बाय इंटेरल फीडिंग ट्यूब्स, अब ये दोनों केस ऐसे हैं कि जिसमें टैबलेट्स नहीं दी जा सकती, यानी या तो वो स्वालो नहीं कर पा रहा या उसका जो रूट है फूड का इंटेक वो ट्यूब फीडिंग है। द क्रशिंग ऑफ सॉलिड मेडिकेशंस कैन चेंज देयर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड मे अल्टर द डिलीवरी ऑफ मेडिकेशन। तो फिर हमें ये पहले ही पता होना चाहिए कि भाई इसका बॉडी के अंदर जो फेट है ना वो अफेक्ट होगा। मेडिकेशन फॉर्मुलेशंस इंक्लूडिंग सबलिंगुअल, जुबान के नीचे रखने वाली जो गोलियां होती हैं बक्कल कैविटी में, एंटीरिक कोटेड and extended or sustained release tablets or capsules should not be crushed for this reason. Often a liquid or suspension formulation of a drug is used for enteral feeding to avoid this problem. However, the pharmacokinetics of liquid form of a drug may differ from the tablets or capsules. तो फॉर एग्जांपल एरिनेक जो है उसकी सिरप भी अवेलेबल है और एरिनेक की टैबलेट भी अवेलेबल है। तो अब इनको यूज करते हुए ये ज़हन में जरूर रखना चाहिए कि इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो डिफर करेगी एंड डोजेज एडजस्टमेंट एंड फ्रीक्वेंसी मे बी नेसेसरी व्हेन अ लिक्विड इज सब्स्टिट्यूटेड, particularly if the preferred tablet or capsule is an extended release medication। मेडिकेशन की टाइप कौन सी है कि वो एक्सटेंडेड रिलीज है, और आप टैबलेट की बजाय अगर सिरप जो है या सस्पेंशन उसकी यूज करना चाहते हैं फिर आपको डोजेज एडजस्टमेंट जो है वो करनी होगी एज पर द सजेशन ऑफ द डॉक्टर। अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, इसमें हम एक आध क्लासिकल एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं विच हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म अगर इफेक्ट होता है तो अल्टीमेटली ड्रग का जो पर्पस था या ड्रग की जो एफिकेसी थी वो इफेक्ट होगी। फेवा बीन्स हैव बीन शोन, ये मैंने बीन्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इनको शो किया है अभी, have been shown to interact with the anti-malarial agent primaquine। primaquine by anti-malarial agent means मलेरिया के अगेंस्ट इसको जो है वो यूज किया जाता है। कैन प्रेसिपिटेट सिम्टम्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फोरिलीज डेफिशिएंसी। इनके इंटरेक्शन के नतीजे में हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा, अल्टीमेटली एनर्जी का रिलीज जो है वो इफेक्ट होगा। वाटरक्रेस कंटेन phenethyl isothiocyanate which can inhibit cytochrome P। Ingestion of 50 gram of watercress when taken with acetaminophen results in reduction of the serum levels of acetaminophen। तो ये रिडक्शन लेवल इसके कैसे हो गए कि इसका आपस में इंटरेक्ट हो गया और अल्टीमेटली इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो मेडिसिन का प्रॉपर नहीं हो सका। द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑन ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेपफ्रूट जूस ऑन द इनहिबिशन ऑफ इंटेस्टाइनल साइटोक्रोम P450। अब ग्रेपफ्रूट के अंदर ये एबिलिटी है, आप देखें कि ड्रग्स की एक लंबी चौड़ी यहाँ पे लिस्ट दी गई है जिनको ये पोटेंशियली अफेक्ट कर सकता है। तो चाहे आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, एंटी कोगुलेंट यूज कर रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट है, एंटी फंगल, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी लिपिड, एंटी रेट्रोवायरल, यानी बड़ी लंबी चौड़ी क्लासेस हैं। तो अब जब पता है भाई क्लियर हो कि ये इसका पोटेंशियल इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है ग्रेपफ्रूट जूस के साथ, तो फिर इनको साइमल्टेनियसली यूज नहीं करना चाहिए। इसी तरह कोई ब्रोंको डायलेटर यूज कर रहा है
कोई एंजाइटी के अगेंस्ट है वो मेडिसिन यूज कर रहा है, सिडेटिव या उसका कोई इम्यून सप्रेसेंट के लिए मेडिसिन ले रहा है, ऑल शुड बी यूज्ड केयरफुली. Pharmacological interaction of medication with the nutrient. Nutrient drug interactions can interfere with the pharmacokinetics of the drug. The most common reaction include the interaction of vitamin K rich foods and warfarin. वारफेरिन जो है वो हम यहाँ पे पहले इसका जिक्र करके गए हैं कि भाई ये एंटी कोगुलेंट के तौर पे यूज होती है, जबकि विटामिन के जो है वो बेसिकली कोगुलेशन का काम करता है और बहुत सारी वेजिटेबल सोर्सेज हैं जिनसे ये अवेलेबल है. तो अगर बंदा वारफेरिन यूज कर रहा है और एंटी कोगुलेंट का काम तो ये करता है, लेकिन इसका मकसद जो है वो बहुत सारी और हेल्थ इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने के लिए यूज की जा रही है. तो फिर विटामिन के रिच फूड जो है ना उसका इनटेक उसको केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए. इसी तरह पायरिडॉक्सिन रिच फूड्स हैं और इसमें लीवोडोपा मेडिसिन जो वो यूज की जा रही है उसके साथ इसके रिएक्शन होने के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं. Foods associated with these infections are shown here. Vitamin K rich foods to limit when taking warfarin. जिसमें beef है, green tea, broccoli, Brussels sprouts, cauliflower, chickpeas, kale, spinach, turnips. Especially इनको फिर यूज नहीं करना चाहिए या कुछ वक्फा जो है ना वो डालना चाहिए. और पायरिडॉक्सिन रिच फूड्स की अगर हम बात करें तो इसमें एवोकाडो, बीन्स, बेकन, बीफ लिवर, पीस, पोर्क, स्वीट पोटैटोज, ट्यूना, ये फूड्स हैं जो कि इसका रिच सोर्स है. तो अगर हम लेवोडोपा मेडिसिन जो है वो भी यूज कर रहे हैं तो फिर इन मेडिसिन को इन फूड आइटम्स को यूज नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये बेसिकली पार्किंसनिज्म कह लें कि नर्वस सिस्टम के रिलेटेड हेल्थ इशू है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए लेवोडोपा जो है वो एक आम मेडिसिन यूज की जाती है. पार्किंसनिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मस्कुलर रिजिडिटी हो जाती है, ट्रिमर हो जाता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होगी लिम्ब्स की, और मोटर कंट्रोल जो है वो इम्पेयर्ड हो जाता है. तो अब इन सब के अगेंस्ट जो है वो लेवोडोपा जो है वो अफेक्टिव है. तो उन इंडिविजुअल्स को फिर पायरिडॉक्सिन रिच फूड्स जो है वो उनको यूज करने से अवॉइड करना चाहिए. थिंग्स टू कीप इन माइंड एज अ लास्ट कंपोनेंट हम यहाँ पे कुछ टिप्स की बात करेंगे, स्पेशली वो लोग जो मल्टीपल मेडिकेशन पे हैं. ओल्ड एज की हम बात कर रहे हैं ना, जब एक से ज्यादा ड्रग्स जो वो इंडिविजुअल ले रहा है, वो हाइपरटेंसिव भी है, वो डायबिटिक भी है, उसको वेट का भी इशू है, कोलेस्ट्रॉल का भी इशू है, फिर उसके साथ साथ डिमेंशिया की तरह के प्रॉब्लम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह के प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी. तो इन सब चीजों को डिफरेंट टाइप की मेडिसिन दे के मैनेज किया जा रहा होता है. हर मेडिसिन के ये चीज ध्यान में रखें कि साइड इफेक्ट्स जरूर एग्जिस्ट करते हैं. एक अच्छा पर्पज वो कर रही होती है तो उसके साथ साथ उसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो भी बॉडी के ऊपर हो रहा होता है. और कुछ हो ना हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जरूर अपसेट रहेगा अगर आप कंटिन्यूसली जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज कर रहे हैं. इसके अलावा स्टोमिक अल्सर होने के चांसेस जो है वो, ड्यूडिनल अल्सर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म मेडिकेशन की फॉर्म में. So when people take multiple medications, food and drug interactions are more likely to occur. The following tips can help to avoid problems with your medication. For example, always carry a list of all your medications and the dosing instructions. Especially जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएं तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन लास्ट में होनी चाहिए. When your doctor prescribes a new medication, tell him or her all other medicines which you are already taking. Also remind doctor about any drug allergies you have. तो ये आपका काम है कि आप उसको कहेंगे डॉक्टर साहब पहले मुझे ये भी मसला है, इसकी मेडिसिन मैं ले रहा हूँ और फलां मेडिसिन जो है इसके खाने से मुझे एलर्जी हो जाती है, ताकि वो जो नई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने जा रहा है वो इन चीज़ों को जहन में रखते हुए प्रेस्क्राइब करें. इसके साथ साथ वी शुड नो हाउ एंड व्हेन टू टेक ऑल ऑफ मेडिसिन.
ये इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन जो है सुबह खानी है, दोपहर को खानी है, शाम को खानी है, पूरे दिन में एक बार खानी है, एक मेडिसिन को स्प्लिट करना है 24 आवर्स में। तो ये पेशेंट को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इफ यू हैव एनी साइड इफेक्ट्स फ्रॉम अ मेडिकेशन, कॉन्टेक्ट विद योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट इमीडिएटली। डोंट वेट अंटिल योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट because it's a sort of emergency. Know whether the drug should be taken on a full or empty stomach. अभी हमने बहुत लंबी चौड़ी डिबेट की है इस चीज के ऊपर। तो ड्रग न्यूट्रिएंट के इंट्रैक्शन की वजह से फिर हमें पता होना चाहिए कि ड्रग जो है वो एम्प्टी स्टोमिक लेनी है या फुल स्टोमिक के साथ लेनी है या आफ्टर मील जो है उसको यूज करना है। इट इज यूजुअली बेस्ट टू टेक मेडिकेशन विद द फुल ग्लास ऑफ वाटर, मे हेल्प टू प्रिवेंट स्टोमिक इरिटेशन एंड इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन। तो बेशक 2 घूंट से मेडिसिन जो है वो गले में से आगे चली गई है, लेकिन कम से कम ग्लास पानी का जरूर पीना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो स्टोमिक की लाइनिंग्स है ना उसको जाके सीवियर फॉर्म में अफेक्ट ना कर सके, वहां पे डिल्यूशन हो जाए किसी तरह से। डोंट टेक मेडिकेशन विद सॉफ्ट ड्रिंक्स और ग्रेप फ्रूट जूस। ग्रेप फ्रूट की हमने क्लासिकल एग्जांपल ली है। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मेडिसिन जो है वो इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं, क्योंकि ये साइटोक्रोम P40 450 जो इंजाइम है जो मेडिसिन की बायोअवेलेबिलिटी को रेगुलेट करता है, ये डायरेक्टली उसको जाके अफेक्ट करता है। ऑटोमेटिकली all type of medications, their bioavailability is affected. Get your prescriptions refilled before you run out so that there are no missed doses. और ओल्ड एज में अगर कोई असिस्टेड लिविंग रेजिडेंसीज के अंदर रह रहे हैं, कोई नर्सिंग होम्स के अंदर रह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ फार्मेसी के साथ उनको अटैच कर दिया जाता है। ऑटोमेटिकली उनको मैसेजेस भी आना शुरू हो जाते हैं ऐसा रिमाइंडर कि आपकी जो प्रेस्क्रिप्शन है ना वो रीफिल होने की ज़रूरत है। और सेकंड नंबर पे जो स्टोर्स वाले हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हुए इंडिविजुअल तक मेडिसिन जो है वो भी डिलीवर कर देते हैं। Don't stir mixed medicines with the food or drink until prescribed by the doctor, as certain foods may break down the drug and limit its absorption. Always read the directions and warning labels on the medication bottles and packages. If don't understand something, ask the doctor. कुछ क्वेश्चंस हैं भाई जो डॉक्टर से जब भी आपकी अपॉइंटमेंट हो आपको वहां से क्लियर करके आना चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज द मेडिकेशन फॉर, जो वो लिख के दे ना आपको, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं कि सर ये मेडिसिन किस पर्पज के लिए आप दे रहे हैं। ये नंबर 1 आपने क्या लिखा है और किस पर्पज के लिए। नंबर 2 आपने जो लिखा है तो इसका क्या मकसद है, ताकि आप वेल इन्फॉर्म्ड हो कि आप किस पर्पज के लिए मेडिसिन ले रहे हैं। हाउ शुड आई टेक द मेडिकेशन, डोजेज स्केड्यूल क्या होगा, कितने अरसा तक इसको यूज करना है, इसका स्टोरेज कहाँ पे करना है, इसकी रिकमेंडेशन ऑन कंज्यूमिंग फूड और अलोंग विद फूड और विदाउट फूड, ये सारी चीजें वहां से क्लियर करके आनी चाहिए। व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, ये भी आउटकम की फॉर्म में पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है नुकसान होने की या साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या करनी है। तो मेरा ख्याल है जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट ड्रग इंटरेक्शन या ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस को जो है कम किया जा सकता है। पार्किंसनिज्म भाई यहाँ पे शो कर दीजिए, इसकी डेफिनेशन मैंने मुनासिब समझा है। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं, 4 कार्डियल फीचर्स हैं इसमें। ब्रेडी काइनीजिया जिसमें मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, और एकिनीजिया जिसमें टोटली जो है वो मूवमेंट जो है वो यानी सारे मसल जो है वो रिजिड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं और बंदे की चाल दाल जो है वो बदल जाती है। मस्कुलर रिजिडिटी हो जाना, रेस्टिंग ट्रिमर यानी बैठे बैठे जो है ना वो लिम्स जो है वो उनकी इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू हो जाना, और इसके अलावा पोस्चरल बैलेंस जो है वो इफेक्ट हो जाना। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। कंक्लूजन में अगर हम देखें, ड्रग न्यूट्रिएंट इंटरेक्शन रिजल्ट फ्रॉम सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग द एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ आइदर द ड्रग और द न्यूट्रिएंट। इन जनरल इट इज prudent or wise to avoid the simultaneous administration of a drug with the meal or enteral feeding. In certain circumstances, however, the interaction can be used to increase the absorption of a drug or to minimize the adverse effects of the drug. यानी जैसे हम कहते हैं ना कि मैदे को जाके नुकसान ना पहुंचे, तो कम से कम 1 गिलास पानी पी लेना या पहले फूड खा लेना उसके बाद मेडिसिन लेना,
तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस में ये चीज़ें देखनी चाहिए। इसी तरह जब हमें ये पता चला कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जो फैटी मील के साथ उनकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो जाती है, तो इस इंटरेक्शन का बेनिफिट लेना चाहिए। For known interferences of a drug with a specific nutrient, strategies to overcome the interferences with the nutrient must be taken. Lastly, I'm showing here a web link, and you can know your drug. The information is available. For example, आप किसी ड्रग का भी यहाँ पे नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जेनेरिक नेम क्या है, कौन कौन से ब्रांड्स में अवेलेबल है, वार्निंग, यूजेज, हाउ टू यूज, साइड इफेक्ट्स, each and every type of information is available from the medicinenet.com. तो डॉक्टर जब आपको कोई मेडिसिन लिख के दे तो उसका एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे लिखें, ब्रांड नेम भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसको सर्च कर लाएगा। इसके अलावा कुछ ऐप्स भी आजकल अवेलेबल हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो कुछ टाइम नहीं लगता। जो भी मेडिसिन लिखी जाए उसको कम से कम एक बार जरूर देख लिया करें, चाहे वो आपके लिए या आपके पेरेंट्स के लिए। तो आप वेल इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड ऑटोमेटिकली या अल्टीमेटली you will cover the health issue in a better way. So this is the source material for further reading and understanding.